अस्सलाम वालेकुम। अब मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगी हूँ विच इज़ अबाउट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ये उस सीरीज़ में पहली वीडियो है। इसमें मैं सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का एक ओवरव्यू दूँगी, सुपरफिशियली स्किम करूँगी थ्रू द टॉपिक और फिर इंडिविजुअली एक-एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर आप कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर स्टडी करने लगे हैं स्पेसिफिकली तो आई सजेस्ट कि पहले आप ये वीडियो देख लें तो कुछ कोर प्री रिक्विजिट्स और टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ जाएंगी। सो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी आम एक इंग्लिश का लफ्ज़ है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन साइकाइट्री में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको पहले हम डिफ़ाइन कर लें तो आसानी हो जाएगी डिसऑर्डर्स को डिफ़ाइन करते वक्त। तो पर्सनैलिटी जो है एक इंडिविजुअल का इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर, ठीक है? 3 चीज़ें, उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स और उसका बिहेवियर, ठीक है? यूनिक टू दैट पर्सन होना चाहिए और कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट टाइम एंड सिचुएशंस ऐसे ही होता है और प्रिडिक्टेबल होता है किसी हद तक। साइकाइट्री में भी इससे मिलती-जुलती डेफिनेशन है कि इट्स अ स्टेबल वे कि एक पर्सन चीज़ों को परसीव कैसे करता है, रिलेट कैसे करता है और हाउ डज़ ही थिंक अबाउट देमसेल्व्स इन द वर्ल्ड। अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या हैं? देखिए, वैसे तो बेतहाशा डिफरेंट किस्म के लोग हैं दुनिया में, अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। क्या बात ये डिसाइड करती है कि इसको हम कहते हैं कि ये बिहेवियर गलत है या ये सोच गलत है? क्या इसका क्राइटेरिया है, ठीक है? तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डिफ़ाइन इस तरह से किया गया है कि एक इंसान का इस तरह के एंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ इनर एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर जो कि खिलाफ़ तवक्को हैं उसके कल्चर के हिसाब से और अजीब हैं, परवेसिव हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं और मैल एडेप्टिव हैं और काफ़ी अरसे से ऐसे ही है, मतलब बहुत ज़्यादा एक टाइम स्पैन गुजरते हुए भी ये स्टेबल ऐसे ही है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक इंडिविजुअल एक ख़ास नॉर्मल पर्सनैलिटी का होता है, लेकिन कोई हादसा हो जाता है उसके साथ या कोई इवेंट ऐसा होता है जिसके रिजल्ट में वो कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा मैल एडेप्टिव और परवेसिव हो जाता है, उसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं गिनते। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ये बिहेवियर, ये ट्रेड्स, ये सोचें, ये सब कुछ ओवर टाइम स्टेबल होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये कि ये बिहेवियर जो इनकी पर्सनैलिटी है, जो इनकी सोचें हैं, ये इनके फंक्शनल इम्पेयरमेंट भी करा रहे हैं। एक नॉर्मल लाइफ़ इनको नहीं गुज़ारने दे रहे हैं, उनके नॉर्मल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं हैं, वो जॉब पे सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे, उनकी होम लाइफ़ सफ़र कर रही है। तो जब एक इंडिविजुअल में इस तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स हों, तो फिर वो डिसऑर्डर के ज़ुमरे में आता है। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट की पॉइंट ये है, एक तो मैंने आपसे कहा था कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए ओवर टाइम। दूसरा ये कि इसका ऑनसेट अर्ली एडल्टहुड में होना चाहिए, ठीक है? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रीरेक्विज़िट है बिफोर यू डाइव इनटू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है? तीसरा ये कि इन लोगों में ऑफ़्टन जो है वो इनसाइट नहीं होती। उनको लगता है कि वो जैसे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल जस्टिफाइड हैं और उनको ये बात सेंस नहीं होती कि हम हमारे अंदर कोई मिस्टेक है, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, आपने जिस तरह अगर मेरा ओसीडी का लेक्चर सुना हो या वैसे आपको कॉन्सेप्ट हो, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ईगो सिंटोनिक और ईगो डिस्टोनिक। ईगो डिस्टोनिक वो होता है कि आपका जो भी डिसऑर्डर है, आपको इनसाइट है, आपको पता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए और इसको आप करेक्ट करना चाह रहे होंगे। लेकिन ईगो सिंटोनिक वो होता है कि इंसान के अंदर जो डिसऑर्डर है, वो उसको एडमिट भी नहीं कर रहा, वो बिल्कुल उस पे इनसाइट नहीं है और उसको लगता है कि ये ठीक है, जो भी है। ठीक है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का। ब्रीफली एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं। जनरली स्पीकिंग हमारी पॉपुलेशन में कोई 10% लोग होंगे जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स से सफ़र करते हैं। कॉमन है रिलेटिवली और यूजुअली ये देखा गया है कि जिन लोगों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर हाई कोमॉर्बिडिटी होती है फॉर अदर थिंग्स एज़ वेल, लाइक मूड डिसऑर्डर्स, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस यूज़ इवन। अच्छा, इटियोलॉजी का ब्रीफली बात करें, वैसे तो इंडिविजुअली हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वेरी करेगी, लेकिन ये एक जनरल ओवरव्यू वाली वीडियो है, तो इसलिए मैं जनरली बात कर रही हूँ। 3 एस्पेक्ट्स हैं जी।
biological, genetic, or psychosocial factors during childhood and adolescence. तो आगे जाके मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं ट्रेडिशनली उनको हम क्लासिफाई करते हैं टू क्लस्टर ए, बी एंड सी। इट इज़ अ ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप जो होता है वो क्लस्टर ए में फिट होता है, एक बी में फिट होता है, एक सी में फिट होता है, ठीक है। तो जनरली ये देखा गया है कि जो क्लस्टर ए वाले जो इश्यूज होते हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री अमूमन साइकोसिस की या साइकोटिक डिल्यूजन्स की पाई जाती है मोस्टली। क्लस्टर बी के केस में यू माइट फाइंड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर्स। क्लस्टर सी में यू माइट फाइंड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंग्जाइटी। ऑल ऑफ दीज आर मे बीज, बट कभी कभी ये होते हैं। जनरल फीचर्स, अब ये स्लाइड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने बाकी प्रेजेंटेशन समझनी है कि नहीं समझनी, ये स्लाइड आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ लेकिन इन अ डिफरेंट मोर टेक्निकल वे, कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, मेल एडेप्टिव पैटर्न्स आपको नज़र आने चाहिए चार चीज़ों में से, एटलीस्ट थ्री थिंग्स में, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका नंबर वन कॉग्निशन, नंबर टू अफेक्टिविटी, नंबर थ्री इंटरपर्सनल फंक्शनिंग एंड नंबर फोर इम्पल्स कंट्रोल, ठीक है। अब ये क्या है, यानी कि कॉग्निशन, कॉग्निशन यानी कि उसकी सोच, उसकी परसेप्शन अबाउट देमसेल्व्स एंड अदर पीपल, ठीक है। इसमें एक एबनॉर्मेलिटी आपको फील होनी चाहिए। नंबर टू अफेक्टिविटी, यानी कि उसका इमोशनल रिस्पॉन्स, बज़ाहिर उसके जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं वो ठीक है कि नहीं है। नंबर थ्री इंटरपर्सनल फंक्शनिंग, वो अपने रिलेशनशिप्स को किस तरह से लेके चल रहा है, क्या वो नॉर्मल है या नहीं। नंबर फोर इम्पल्स कंट्रोल, उसका खुद पे कंट्रोल कितना है, ठीक है। तो एक निमोनिक है कैप्री के नाम से, CAPRI, जिसमें PR एक्चुअली एक पॉइंट है, पर्सनल रिलेशनशिप। सो इसमें आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में ये चीज़ें मैसअप होती हैं और इनको आपने ऑब्जर्व करना होता है। नाउ सॉरी, मैंने शायद थ्री कहा था। टू या टू से ज़्यादा जो है ना, टू या टू से ज़्यादा इनमें से जो पॉइंट्स हैं अगर वो हों तो यू कैन थिंक टूवर्ड्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अच्छा, अगेन ये स्लाइड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, हर बंदा जो होता है डिफरेंट होता है, उसके कुछ क्वर्क्स होते हैं, उसकी कुछ और टेंडेंसीज होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा जो एक सो कॉल्ड नॉर्म से डिविएट करता है वो एबनॉर्मल है, नहीं। मैंने जैसे कि आपको ये बोला है कि ये पैथोलॉजी नहीं है अनलेस ये उनकी लाइफ पे नेगेटिव असर डाल रही है, ठीक है। ऑल्सो DSM-5 के अंदर हर चीज़ की क्राइटेरिया तो मौजूद है, लेकिन DSM-5 को कंसल्ट करने से पहले अव्वल तो साइकाइट्रिक डायग्नोसिस की तरफ आने से पहले आपको मेडिकल इशू रूल आउट करना होता है, वो तो ज़ाहिरी सी बात है। दूसरी बात ये है कि प्री रिक्विजिट्स क्या है, ये जो मैंने आपको निमोनिक बताया था कैप्री वाला, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें डिविएंट होनी चाहिए, ठीक है। नंबर टू, ये पैटर्न जो भी है उसके बिहेवियर का, ये ब्रॉड रेंज ऑफ सिचुएशंस में ऐसे होना चाहिए और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये बिहेवियर उसका शायद सिर्फ घर में है और वर्क एनवायरनमेंट में नहीं है, नहीं, हर जगह फिर ऐसा ही बिहेवियर होगा, ठीक है। उसके बाद ये बिहेवियर स्टेबल होना चाहिए, काफ़ी सालों से होना चाहिए और अर्ली एडल्टहुड ऑनसेट इसका होना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली इट शुड नॉट बी ड्यू टू मेडिकल और मेंटल इलनेस और सब्सटेंस यूज़, उसके रिजल्ट में ये बिहेवियर ना आ रहा हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन जस्ट जंप टू अ कंक्लूजन कि इस बंदे को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आपको ये पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट्स को देखना होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट दूंगी। इस पे एक निमोनिक बना हुआ है जो कि थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल साउंड करता है। आई मीन नो ऑफेंस टू एनीबडी, दिस इज जस्ट अ लर्निंग एड, ठीक है। तो इसमें निमोनिक बना हुआ है जी, मैड, बैड एंड सैड। मैड, बैड, सैड तीन क्लस्टर्स के की फीचर्स के पॉइंट आपको हिंट देने के लिए कि आपको याद आ जाए। तो मैड से मतलब ये है कि जो क्लस्टर ए है उसको हम जनरली कहते हैं कि ये ऑड या एक्सेंट्रिक ग्रुप है। इसके अंदर तीन टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज डिस्कस होती हैं, पैरानॉइड, शिजोइड एंड शिजोटिपल, ठीक है। फिर क्लस्टर बी है, उसको हम बैड कह रहे हैं इस निमोनिक के हिसाब से। क्लस्टर बी क्या है, ये ड्रामेटिक और इमोशनल थीम है इसकी। इसके अंदर आ जाता है जी एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक एंड नार्सिसिस्टिक, ठीक है। एंड फाइनली क्लस्टर सी, इसको सैड से हमने रिलेट किया हुआ है। तो इसका जो थीम है वो है एंग्जाइटी, एंग्शियस, फियरफुल, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका अवॉइडेंट, डिपेंडेंट,
और ऑब्सेसिव कंपल्सिव। बाय द वे ये ओसीडी नहीं है, ओसीडी और चीज़ है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ओसीपीडी कुछ और है। ठीक है, अभी डोंट वरी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये इतने बहुत सारे नए नए नाम मैंने कहाँ से डाल दिए, डोंट वरी। मैंने क्लस्टर्स पे भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और फिर इंडिविजुअली क्लस्टर के अंदर जो जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, दिस स्लाइड शो इज जस्ट मेंट फॉर एन इंट्रोडक्टरी पर्पस, राइट। सो क्लस्टर ए, जैसे कि मैंने कहा, इसमें पैरानॉइड, शिजोइड और शिजोटिपल है। ये आगे से उनके कुछ ट्रेट्स हैं, जैसे कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी की जो मेन थीम है वो है डिस्ट्रस्ट, सस्पिशियसनेस। शिजोइड में दीज पीपल आर डिटैच्ड, इनकी इमोशंस की रेंज लिमिटेड है, दे प्रेफर टू स्टे अलोन। शिजोटिपल में एक्सेंट्रिक है, ऑड बिलीव्स हैं, सोशल एंग्जाइटी इनको भी होती है। क्लस्टर बी में आए, अगेन वन लाइनर बता रही हूँ। एंटी सोशल बिहेवियर में क्या है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये है कि दे हैव डिसरिगार्ड फॉर अदर पीपल्स राइट्स, और धोखा देते हैं और चालाकियाँ करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए लोगों को यूज़ करते हैं, डिसीटफुल है, इम्पल्सिव है। दूसरा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, उसमें यह है कि इंस्टेबिलिटी होती है इन मूड, रिलेशनशिप, सेल्फ इमेज, इम्पल्सिव और में सेल्फ हार्म की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। थर्ड आ जाता है हिस्ट्रियोनिक, ये अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी होती है, इमोशनल होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं। फाइनली नार्सिसिस्टिक, ये तो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉप साइकोलॉजी में बड़ा मशहूर टॉपिक हुआ है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। तो ये तो आई थिंक ज़्यादातर लोग फेमिलियर होंगे इससे। तो इन लोगों की कोर फीचर्स ये है कि ग्रैंडियोस होते हैं, दे वांट टू बी प्रेज्ड ऑल द टाइम और इनके अंदर एम्पैथी कम होती है। फाइनली क्लस्टर सी, इसमें भी तीन मिसालें जी। एक अवॉइडेंट है, अवॉइडेंट की कोर ट्रेट्स ये होते हैं कि सोशली इनहिबिटेड होते हैं, दे फियर रिजेक्शन अ लॉट पैथोलॉजिकली। और फिर डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अगले के ऊपर, और क्लिंगी होते हैं, सबमिसिव होते हैं, और उनका बस ये होता है कि कोई हमें हमारी जिम्मेदारी ले ले, दे आर अफ्रेड टू टेक केयर ऑफ themselves। एंड फाइनली ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर OCPD, ये है जी, परफेक्शनिस्ट किस्म के लोग होते हैं, रिजिड होते हैं, और कंट्रोल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ को कंट्रोल और ओरिएंटेड वे में देखते हैं, डेलीगेट नहीं कर पाते जिम्मेदारियों को। तो खैर, वेरी इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी वेरी सैड, ऑल दीज पर्सनैलिटीज़। अच्छा जी, मैनेजमेंट, अगेन ये स्लाइड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बारीकी से हर डिसऑर्डर की मैनेजमेंट नहीं आती तो आपको कोर बात ये पता होनी चाहिए कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, सैडली मेडिसिन इतनी हेल्प नहीं करती इनमें, अनलेस उनके साथ कोई कोमॉर्बिड ऐसे इश्यूज हैं जिनके लिए मेडिकेशन इंडिकेटेड है। जनरली स्पीकिंग इसमें साइकोथेरेपी ही मेन इसका ट्रीटमेंट होता है। टॉक थेरेपी, सीबीटी, डीबीटी, स्कीमा थेरेपी वगैरह वगैरह डिफरेंट अप्लाई होते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग साइकोथेरेपी इज़ द मेन थिंग। फार्माकोथेरेपी का लिमिटेड रोल होता है, और यूजुअली समटाइम्स दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है, और लॉन्ग टर्म इसका जो होता है ना इलाज चल रहा होता है, स्लो प्रोग्रेस होती है। So finally, let's summarize. Personality disorders ऐसे enduring maladaptive behavior inner experience patterns होते हैं, और organized into three clusters A, B and C। आपकी लाइफ, रिलेशनशिप्स, फंक्शनिंग severely इम्पेयर हुई होती है, और बेस्ट इसका ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी के साथ है, मेडिकेशंस मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। सो उम्मीद है आपका एक अच्छी सी बेस बन गई है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की, और अब आप वन बाय वन वीडियोस को प्ले करें, क्लस्टर ए, बी और सी, और फिर इंडिविजुअली डिटेल वीडियोस में ये होगा कि हम एक एक डिसऑर्डर के एक सैम्पल केस को स्टडी करेंगे। ठीक है, डिटेल में जाएंगे सिम्टम्स और उसके DSM-5 क्राइटेरिया के ऊपर, और उसकी स्पेसिफिक मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको और वीडियोस मैं पेश करती रहूँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉलो मी ऑन Instagram एंड Facebook, एंड आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।